नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो से मैं एक नई सीरीज़ की शुरुआत करूँगा जो कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स के बारे में होगी। इस सीरीज़ में मैं चर्चा करूँगा, आपको बताऊँगा कि स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं वे अपनी लाइफ में किस तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं। उनकी लाइफ के बहुत से ऐसे अनछुए पहलुओं के बारे में मैं आपसे बात करूंगा जो कि आपके लिए, अगर आपको स्किज़ोफ्रेनिया है या आपके फैमिली में किसी को अगर स्किज़ोफ्रेनिया है तो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी होगा, क्योंकि अक्सर इन टॉपिक्स पर बात नहीं हुआ करती। आपके डॉक्टर्स शायद आपसे इस बारे में बात नहीं किया करते, या आपने कभी इस तरह के साइकोलॉजिस्ट के साथ या ग्रुप थेरेपी में या किसी तरह के सेशंस नहीं लिए जिससे कि इस बारे में कभी बात हुई हो खुलकर। तो इस वीडियो सीरीज के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा, मैं चाहूंगा कि आपको कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में बता सकूं, उसके बारे में चर्चा कर सकूं, ऐसी चुनौतियां, ऐसे चैलेंजेस और ऐसी मुश्किलें जो कि एक स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट अपनी लाइफ में फेस करता है, जिससे उसे जूझना पड़ता है, उसके आसपास के लोगों को जिन इश्यूज से जूझना पड़ता है, किस तरह की परेशानियां आमतौर पर स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स सफ़र करते हैं, उनसे जूझते हैं, ताकि आप इसके बारे में सही जानकारी, सही ज्ञान ले सकें। सही जानकारी के साथ आप एक सही निर्णय ले सकें अपनी लाइफ के बारे में या अपनी फैमिली मेंबर जो कि पेशेंट है उसके बारे में। स्किज़ोफ्रेनिया जो कि एक बहुत सीरियस न्यूरोकॉग्निटिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है, मतलब इसके अंदर ब्रेन अफेक्टेड होता है, ब्रेन के अंदर ये बीमारी पाई जाती है, ब्रेन की वजह से होती है ये भी कह सकते हैं, इसका जेनेटिक बेसिस भी होता है, और इसमें पेशेंट की लाइफ कई हद तक काफ़ी सारे एरियाज में अफेक्ट हो जाती है, प्रभावित होती है, और एक पेशेंट जो है वो एक डिसेबल्ड लाइफ जीने के लिए मजबूर हो जाता है। वह अपनी क्षमताओं से, अपने इंटेलिजेंस लेवल से, अपनी एबिलिटीज से बहुत कम परफॉर्मेंस दे पाता है, उसकी एफिशिएंसी लाइफ की बहुत रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से उसके जो लाइफ के जो आउटकम्स होते हैं, लाइफ के जो परिणाम होते हैं अलग अलग एरियाज में जो वो हासिल करता है, उसका लेवल बहुत कम हो जाता है, उसमें बहुत ही डिससेटिस्फेक्शन का सामना करना पड़ता है। और यह जो डिसऑर्डर है यह पेशेंट के करीब करीब सभी साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस को अफेक्ट करता है, उसकी थिंकिंग को, उसकी इमोशंस को, उसके मोटिवेशन लेवल को, उसकी जजमेंट और इंसाइट एबिलिटीज़ को, उसकी सोशल लाइफ को, उसके डे टू डे अपनी जो रूटीन है, एक्टिविटीज़ हैं उसको, उसकी लॉन्ग टर्म अपने फ्यूचर को लेकर जो प्लानिंग है, करियर है, स्टडीज़ हैं, एकेडमिक्स हैं, वर्क लाइफ है, उनको, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सबके साथ उसकी इन्वॉल्वमेंट, उसकी इंटरेक्शंस को प्रभावित करता है। और साथ ही साथ बहुत सारी कुछ कोमॉर्बिड मेंटल हेल्थ कंडीशंस भी हो सकती हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, इस तरीके के सिम्टम्स भी पेशेंट शो कर सकता है, जिनसे डील करना वो एक अलग समस्या है। तो ना ही केवल स्किज़ोफ्रेनिया के एपिसोड के दौरान, इनफैक्ट रेजिडुअल फेजेस में भी, जब पेशेंट के सिम्टम्स करीब करीब खत्म हो जाते हैं, जैसे कि पॉजिटिव सिम्टम्स, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन वाले, तब भी पेशेंट का ओवरऑल जो परफॉर्मेंस एक्टिविटी लेवल है, उसका जो लाइफ में जो परफॉर्मेंस है, आउटकम्स हैं, वो बहुत ही रिड्यूस हो जाते हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं। ऐसा एक अनुमान है कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट की जो आमतौर पर जो लाइफ है उसके अंदर 60 से 70% तक डिसेबिलिटी आ जाती है। मतलब पेशेंट जो है वो करीब करीब 20-30% तक ही अपनी लाइफ के अंदर एक एफिशिएंसी, एक परफॉर्मेंस दे पाता है, प्रोडक्टिविटी मेंटेन कर पाता है। और ये ना ही केवल एपिसोड के दौरान लाइफ लॉन्ग बनी रहने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसके लिए पेशेंट को हमेशा किसी फैमिली मेंबर की सुपरविजन की भी ज़रूरत पड़ती है। कुछ पेशेंट्स अच्छे इलाज की वजह से, जल्दी प्रॉब्लम के डिटेक्ट होने से और जल्दी प्रॉब्लम का इलाज मिल जाने से बेटर आउटकम्स दे पाते हैं, लाइफ में किसी बेटर पोजीशन पर पहुंच पाते हैं। अच्छी फैमिली इंटरवेंशन मिल जाए, फैमिली काउंसलिंग हो, पेशेंट के अंदर सोशल स्किल्स ट्रेनिंग हो, या पेशेंट के सिम्टम्स का दवाओं से और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से अगर मैनेजमेंट हो, तो पेशेंट बहुत अच्छा अपनी लाइफ में एक आउटकम ला पाते हैं, एक फंक्शनिंग अपनी मेंटेन कर पाते हैं। पर जितना वो अपनी क्षमता से अपनी प्रोडक्टिविटी दे सकते थे, उससे कम ही अक्सर इनकी प्रोडक्टिविटी होती है। किसी की 20%, किसी की 40%, तो किसी की 60-70, तो किसी की 80% तक प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो सकती है। ये डिपेंड करता है पेशेंट के सिम्टम्स के लेवल पर, वो कितने लंबे टाइम तक बने हुए हैं, इलाज कैसा चल रहा है, और साथ ही साथ पेशेंट के दिमाग में किस हद तक ये जो स्किज़ोफ्रेनिया की जो बीमारी है ये बैठी है, उसको कॉज कर रही है, और उसके दिमाग में किस हद तक
सिम्टम्स और डेफिसिट जो है वो बने हुए हैं। तो इस सीरीज में हम स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट के लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। सीरीज के बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी होती क्या है, स्किज़ोफ्रेनिया के बीमारी के लक्षण क्या होते हैं। वैसे तो शायद आपको पता ही है, अगर आपके फैमिली मेंबर को स्किज़ोफ्रेनिया है तो आप करीब करीब जानते ही होंगे। स्किज़ोफ्रेनिया जो एक बीमारी है उसके अंदर 5 तरह के सिम्टम्स जो हैं वो पाए जाते हैं, जिसमें से एक होते हैं डिल्यूजन्स, एक होता है हेलुसिनेशंस, फिर होते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर या कैटाटोनिक बिहेवियर, फिर आता है डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच और फिर लास्ट में आता है नेगेटिव सिम्टम्स। इन 5 में से कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा अगर सिम्टम्स किसी पेशेंट में मौजूद हैं करीब करीब 1 महीने तक एटलीस्ट, तो उस पेशेंट को हम स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस दे सकते हैं। पर साथ ही साथ एटलीस्ट इन 1 महीने के अलावा पिछले 6 महीने में पेशेंट के ओवरऑल बिहेवियर्स में, ओवरऑल फंक्शनिंग में बहुत बड़ा एक डेफिसिट होना चाहिए, डिस्टर्बेंस होना चाहिए, जिसमें उसकी वर्क, एकेडमिक्स, सोशल रिलेशंस कुछ भी इंक्लूड हो सकता है, सेल्फ केयर भी हो सकता है। तो 6 महीने की डिस्टर्बेंस जिसमें से एटलीस्ट 1 महीने के ये सारे सिम्टम्स जो हैं, सारे मतलब उनमें से 2 या 2 से ज़्यादा कोई भी हो सकते हैं, कोई भी 2 हो सकते हैं। डिल्यूजन, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर हो सकता है, हेलुसिनेशन और नेगेटिव सिम्टम्स हो सकते हैं। किसी भी तरह के एटलीस्ट 2 सिम्टम या उससे ज़्यादा होने चाहिए ताकि हम पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस दे पाएं। तो ये मोटे तौर पे सिम्टम्स होते हैं और इस तरीके की एक पिक्चर है जो पेशेंट दिखाता है। तो स्किज़ोफ्रेनिया जो होता है वो एक साइकोटिक डिसऑर्डर है। इसी की तरह कुछ और साइकोटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं जिसमें पेशेंट का रियलिटी से कॉन्टैक्ट हट जाता है, इसीलिए इनको साइकोटिक कहते हैं। मतलब पेशेंट का रियलिटी से कॉन्टैक्ट नहीं है, वह नहीं जानता कि वह किस तरह की रियलिटी में जी रहा है और वो अपनी एक अलग रियलिटी बना लेता है, उस रियलिटी में जीने लगता है। तो इसमें और दूसरे डिसऑर्डर्स कौन से आते हैं, जैसे डिल्यूजनल डिसऑर्डर होता है, उसी तरह से ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर होता है जो थोड़े टाइम के लिए दिखाई देता है। फिर स्कीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर भी होता है, एक स्कीजोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर होता है, और साथ ही साथ 1-2 कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम जैसे रिजेंबल करते हैं, जैसे कि स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, स्किज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, कुछ इस तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में आते हैं। हालांकि ये जो डिल्यूजनल डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ो अफेक्टिव है, इनमें जो लेवल ऑफ डिसफंक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है बाकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के मुकाबले। तो ये रहे कुछ मोटे तौर पे कैटेगरीज साइकोटिक डिसऑर्डर्स की। इस सीरीज में जो मैं बात करूंगा वो सिर्फ स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बात करूंगा। सिर्फ स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स किस तरह के इश्यूज से, चैलेंजेस से डील करते हैं, मैं सिर्फ उसी बारे में बात करूंगा। साथ ही साथ एक और चीज बतानी जरूरी है कि सबसे ज्यादा जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में जो डिसफंक्शन आता है उसकी सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ में, सामाजिक और रोजमर्रा की जो एक्टिविटीज हैं उसकी जो एक फंक्शनिंग है उसमें जो सबसे बड़ा जो डेफिसिट आता है वो उनके न्यूरोकॉग्निटिव डेफिसिट्स की वजह से आता है। या दूसरे सिम्टम्स जो होते हैं वो होते हैं नेगेटिव सिम्टम्स, क्योंकि डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, स्पीच ये काफी हद तक दवाओं से और अच्छे ट्रीटमेंट से काफी हद तक दूर हो जाते हैं। पर न्यूरोकॉग्निटिव डेफिसिट और नेगेटिव सिम्टम्स जो होते हैं वे दवाओं पर भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते, मतलब दवाओं से भी उनमें बहुत बड़ा बदलाव नहीं आ पाता और वो काफ़ी हद तक रेजिडुअल फेज में पेशेंट के अपने अंदर बने रह जाते हैं और वो अक्सर लाइफ लॉन्ग इन सिम्टम से डील करते हैं। तो बहुत से पेशेंट डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर और जो भी एग्रेशन या जिस भी तरह का कोई इमोशनल लेवाइलिटी और जो इंस्टेबिलिटी थी उससे तो दूर हो जाते हैं, पर नेगेटिव सिम्टम्स जो कि 5 तरह के होते हैं उनसे करीब करीब लाइफ लॉन्ग जूझते रहते हैं। 5 तरह के कौन से होते हैं, एक होता है एसोशियलिटी, मतलब सोशलाइजेशन में बहुत कमी आ जाना, एक तरह से पूरी तरह से सोशल लाइफ खत्म हो जाती है इनकी। दूसरा होता है एवोल्यूशन, जिसके अंदर मोटिवेशन ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है पेशेंट का, बहुत कम हो जाता है। तीसरा आता है एलॉजिया। एलॉजिया मतलब स्पीच, लैंग्वेज के अंदर डेफिसिट का आ जाना। फिर चौथा आता है एनहेडोनिया, मतलब प्लेजर की कमी महसूस होना, जिसमें कि सोशल या फिजिकल दोनों टाइप का एनहेडोनिया हो सकता है। मतलब कि सोशल सिचुएशंस में, रिलेशनशिप्स में बहुत प्लेजर नहीं आता, बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट नहीं आती। साथ ही साथ फिजिकल एनहेडोनिया मतलब फिजिकल कंफर्ट, जिसमें खाने पीने से लेकर अपना सोने बैठने का, कपड़ों का, टेम्परेचर को लेकर किसी भी तरीके का जो फिजिकल कंफर्ट किसी व्यक्ति को मिलता है वह सब भी उसमें करीब करीब खत्म हो जाता है। और लास्ट में आएगा डिमिनिश्ड इमोशनल एक्सप्रेशन, जिसमें हम कहते हैं कि
फ्लैटनिंग या ब्लंटिंग ऑफ एफेक्ट। एफेक्ट मतलब फेशियल एक्सप्रेशन जो है एक पर्सन की, या ओवरऑल जो इमोशनल एक्सप्रेशन है, फीलिंग्स है, वो उसके अंदर ऑलमोस्ट खत्म सी हो जाती हैं। तो पर्सन जो है वो ऐसा दिखाई देगा कि जैसे उसके अंदर कोई इमोशंस ही नहीं है, वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा या वो फील भी नहीं कर पा रहा। इस तरह से उसके चेहरे पर जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो करीब करीब बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगी। तो ये होते हैं 5 नेगेटिव सिम्टम्स जो कि पेशेंट्स के अंदर अलग अलग लेवल पर बने रहते हैं या दिखाई देते हैं। और यही वो नेगेटिव सिम्टम्स हैं जो रेजिडुअल फेज में भी आमतौर पर दिखाई देते हैं और लाइफ लॉन्ग बने रहते हैं। अब आप देखेंगे कि ये जो सारे जो सिम्टम्स मैंने बताए ये कितने सीवियर हो सकते हैं और कितना ज़्यादा एक पेशेंट की लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं। आपके फैमिली मेंबर में शायद इनमें से बहुत से सिम्टम्स मौजूद होंगे और वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी महसूस करते होंगे अपनी डे टू डे लाइफ को मैनेज करने के लिए, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स या इनमें से कुछ कुछ सिम्टम्स उनके अंदर प्रेजेंट हैं, उनकी बीमारी का वो पार्ट हैं। इसी के साथ नेगेटिव सिम्टम्स के अलावा जो मैंने बताया कि न्यूरोकॉग्निटिव सिम्टम्स भी पेशेंट्स में बहुत पाए जाते हैं, और ये एक बहुत बड़ा कारण होते हैं न्यूरोकॉग्निटिव डेफिसिट्स या सिम्टम्स, जिससे कि पेशेंट्स की जो लाइफ लॉन्ग जो परफॉर्मेंस है, फंक्शनिंग है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है। न्यूरोकॉग्निटिव का मतलब कौन से हैं? कॉग्निटिव स्किल्स जैसे कि मेमोरी, कंसंट्रेशन, अटेंशन स्पैन, लर्निंग एबिलिटी, उनका आईक्यू भी, उनकी ओवरऑल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, उनकी जजमेंट एबिलिटीज, सही गलत की पहचान, उनकी लॉजिकल और रीजनिंग एबिलिटी भी अफेक्ट हो जाती है। साथ ही साथ प्लानिंग एबिलिटी कम हो जाती है, डे टू डे लाइफ को प्लान नहीं कर पाते। एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, एग्जीक्यूटिव एबिलिटी में कमी आ जाती है, जो सोचते हैं, जो डिसाइड करते हैं, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। ओवरऑल जो उनकी जो जनरल नॉलेज है वो भी अफेक्ट हो जाती है, मतलब वो दुनियादारी की जानकारी करीब करीब भूल से जाते हैं, उनको नई इंफॉर्मेशन को रिटेन नहीं कर पाते और पुरानी इंफॉर्मेशन में भी रिकॉल करना उसको बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि मेमोरी डेफिसिट बहुत कॉमन उनके अंदर मिलते हैं। मेमोरी में भी कुछ पेशेंट्स में लॉन्ग टर्म मेमोरी और ज्यादातर पेशेंट्स में वर्किंग मेमोरी डेफिसिट देखने में आते हैं। वर्किंग मेमोरी मतलब रोजमर्रा की लाइफ में जो कुछ हम नया कर रहे हैं या जो भी हमारी लाइफ में जो रिसेंट जस्ट हुआ है, जो भी हमने किया है, उसको भूल जाना, उसके अंदर ठीक से रिकॉल ना कर पाना। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस, किसी भी तरीके का मेमोरी डेफिसिट आ सकता है। तो ये सारी जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं जो कि डे टू डे लाइफ में हमें बेटर फंक्शनिंग में हेल्प करती हैं, जब ये भी इतना डेफिसिट दिखाएंगे पेशेंट इनमें, तो भाई जीना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जरा आप सोचिए, जो बेसिक स्किल्स होती हैं, बेसिक फंक्शनिंग, बिहेवियरल, थिंकिंग, लिविंग स्किल्स होती हैं, वो इन पेशेंट्स की अफेक्टेड होती हैं। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिससे कि लाइफ का करीब करीब हर एरिया प्रभावित होता है। सेल्फ केयर प्रभावित होगा, खुद का देख रेख नहीं कर पाएंगे, डे टू डे एक्टिविटीज़ और रूटीन मेंटेन नहीं कर पाएंगे, सोशल रिलेशंस मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा। सोशल नॉलेज और सोशल कॉग्निशन डेफिसिट इनमें बहुत कॉमन होता है। ये दूसरे लोगों की सोच को पढ़ पाना, रीड कर पाना, उनसे कम्युनिकेट कर पाना, ये नहीं कर पाते, ये बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। यही वजह होता है इनके अंदर कहीं ना कहीं पैरानॉइड सिम्टम्स भी आते हैं, क्योंकि वो दूसरों की इंटेंशन, दूसरों की सोच को गलत तरीके से जज कर लेते हैं और इनको लगता है दूसरे हमें हार्म करने की, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें लोगों की भावनाओं को, लोगों के मन को रीड करने की, पढ़ने की क्षमता करीब करीब खत्म हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। तो इनकी इंटरपर्सनल रिलेशंस, इनकी वर्क एफिशिएंसी, पढ़ाई लिखाई सब इफेक्ट हो जाते हैं। हालांकि इसमें एक अच्छी चीज ये है कि सभी पेशेंट एक ही तरह से इफेक्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि हर एक के सिम्टम्स अलग होते हैं, हर एक के सिम्टम्स के अंदर आने वाला डेफिसिट का लेवल भी अलग होता है। किसी के अंदर कोई डेफिसिट कम है, किसी में ज्यादा है। भाई किसी की डिल्यूजन 4 महीने बनी रही तो किसी की डिल्यूजन 2 साल तक बनी रही। किसी के अंदर न्यूरोकॉग्निटिव डेफिसिट में मान लीजिए मेमोरी लर्निंग डेफिसिट है, पर बहुत से दूसरे डेफिसिट जो है उसमें नहीं मिलते। किसी के अंदर इंसाइट मौजूद है तो किसी के अंदर इंसाइट अपनी बीमारी में मौजूद ही नहीं है। किसी की जजमेंट एबिलिटी करीब करीब इंटैक्ट है, वो अच्छा बुरा समझना, देखना, जानना जानते हैं, पर उनके अंदर मेमोरी डेफिसिट हो सकता है। किसी के अंदर पांचों के पांचों नेगेटिव सिम्टम्स मिल सकते हैं, तो किसी के अंदर सिर्फ 1 या 2 नेगेटिव सिम्टम्स पाए जाते हैं। तो ऐसे में हम देखेंगे कि कितने लंबे तक बीमारी टिकी हुई है, कितने लंबे टाइम तक उसका ट्रीटमेंट चला है, कितनी देर से उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ है, किस हद तक उनके अंदर ब्रेन में डेफिसिट है, बीमारी के जो लक्षण है वो किस हद तक उनमें बने हुए हैं। ये सारी चीजें डिटरमाइन करती हैं कि एक पेशेंट की फंक्शनिंग और उसके लाइफ आउटकम्स कैसे होंगे। यही वजह है कि सारे के सारे स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स एक जैसी लाइफ फंक्शनिंग नहीं दिखाते।
कोई बहुत ज्यादा सुपरविजन डिमांड करते हैं, उनके आसपास हमेशा उनके फैमिली मेंबर्स का रहना बहुत जरूरी है, वो जिंदगी भर फैमिली मेंबर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। और कुछ पेशेंट्स केवल कुछ टाइम तक पे अपने फैमिली मेंबर्स पर डिपेंडेंट होते हैं, बाकी अगर वो उनके अंदर इंसाइट अच्छी हो, ट्रीटमेंट लेने की सेंस हो, टेंडेंसी हो, तो वो बहुत अच्छा खुद को ही मैनेज करके अपनी लाइफ बिता देते हैं। तो बिना किसी ज्यादा सुपरविजन के भी वो अपनी इंसाइट और अपनी खुद की जो सेल्फ केयर टेंडेंसी है उनके अंदर कि हमें वही स्किज़ोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट कराना है, मुझे ये बीमारी है, मुझे इसका इलाज लेना है, दवाइयाँ मेरे लिए ज़रूरी हैं, साइकोलॉजिस्ट से, डॉक्टर से बात करते रहना ज़रूरी है, ग्रुप थेरेपी लेना ज़रूरी है, ये सारी अगर उनके अंदर सेंस बनी हुई है तो वो लाइफ टाइम सेल्फ मैनेजमेंट की मदद से भी और बिना किसी फैमिली मेंबर के सुपरविजन के भी वो अच्छे से लाइफ बिता सकते हैं। ऐसे भी बहुत पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि 5 में से 2 या 2 से ज्यादा सिम्टम्स भी होंगे तो भी हम उसको डायग्नोस कर देते हैं। मतलब 2 सिम्टम्स भी अगर हैं तो पेशेंट का डायग्नोसिस होता है। तो देखिए, जिसके अंदर पांचों के पांचों सिम्टम होंगे, 4 होंगे, 3 होंगे, वो ज्यादा सीवियरिटी, ज्यादा प्रॉब्लम दिखाएगा, जबकि 2 सिम्टम वाला पेशेंट थोड़ी सीवियरिटी, थोड़ा डेफिसिट दिखाएगा। तो इस तरह से एक पेशेंट जो स्किज़ोफ्रेनिया का होता है वो अपने लक्षणों की, अपने सिम्टम्स की एक प्रोफाइल दिखाता है, जो कभी कभी वक्त के साथ बदलते भी रहते हैं अगर ठीक तरह से ट्रीटमेंट ना हो या पेशेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो। लाइफ के अलग अलग स्ट्रेसफुल कंडीशन पेशेंट के सिम्टम को बढ़ाने का भी काम करते हैं और साथ ही साथ उसके नए नए सिम्टम्स भी पैदा कर सकते हैं। तो वक्त के साथ डिफरेंट पिक्चर्स भी दिखाई देती हैं और पेशेंट जो है वो इन सब डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम क्लिनिकल पिक्चर के हिसाब से हमें दिखाई देता है और उसका अच्छा इलाज डिटरमाइन करता है कि वो पेशेंट अपनी लाइफ में कितनी अच्छी फंक्शनिंग कर पाएगा। तो ये सारे जो डेफिसिट हैं इनको ध्यान में रखकर जब हम पेशेंट की मैनेजमेंट करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं और फैमिली मेंबर्स और डॉक्टर्स भी जब उनकी मदद करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, तो पेशेंट एक बेटर अपने आउटकम दिखा पाता है। जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितने उसके डेफिसिट है, उनको रहते हुए भी, उनके बावजूद भी पेशेंट एक अच्छी खासी फंक्शनिंग दिखा सकता है। वही अटेन करना, वही रिकवरी का एक टारगेट होता है, वही एक लक्ष्य होता है। तो ये सारी चीजें जो मैंने इस वीडियो में बताई, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में, सीरीज के बारे में। थोड़ा सा मैंने आपको एक ब्रीफ पिक्चर क्लियर की कि कैसे कैसे सिम्टम्स होते हैं, कैसे कैसे सिम्टम्स से पेशेंट की लाइफ इफेक्ट होती है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं शुरू करूंगा, हर वीडियो में एक एक टॉपिक चुनूंगा जिससे मैं बताऊंगा कि कैसे इस पर्टिकुलर एरिया में पेशेंट जो है वो अफेक्ट होता है और किस तरह से इस पर्टिकुलर एरिया में पेशेंट की जो बीमारी है वो आड़े आती है, परेशानी क्रिएट करती है और उसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं या उसके प्रति क्या रवैया अपना सकते हैं। कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, कुछ चीजें पेशेंट के बारे में हम नहीं ठीक कर सकते, उसको ध्यान में रखते हुए ही हमें सारे डिसीजन लेने हैं पेशेंट के बारे में। तो ऐसी ही कुछ चर्चा मैं आगे की वीडियोस में करूंगा। सीरीज के साथ बने रहिए, सीरीज को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ जो भी जानकारी आपको मिलती है उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इंटरनेट से लीजिए, डॉक्टर से पूछिए, कमेंट्स में बताइए, मैं उसके बारे में वीडियो भी बनाऊंगा। जो भी यूजफुल जानकारी हो सकती है वो मैं देने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ मोटे मोटे तौर पे जो जो रिलेवेंट एरियाज हैं वो मैं कवर करूंगा। और हाँ, मैं जितने भी एरियाज कवर करूंगा वो अपने अंदाजे से नहीं शेयर करूंगा, वो कहीं ना कहीं रिसर्चेस पर बेस्ड होगी जानकारी। कुछ ना कुछ रिसर्च का डेटा, इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि ये जो रिसर्चेस होती हैं ये कई सारे पेशेंट की लाइफ के बारे में लिए हुए डेटा के ऊपर बेस्ड होती हैं। भाई 150 स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स पर किसी डॉक्टर ने, किसी रिसर्च टीम ने शोध किया, रिसर्च की, और उन 150 लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है किसी एरिया पर, उसके बारे में उन्होंने कुछ एनालाइज किया, कुछ इनसाइट पता की, कुछ इन्फ्रेंस निकाली और उसके बेसिस पे उन्होंने कहा कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स की लाइफ में ऐसा होता है, ये है या वो है, ऐसा उन्होंने बताया, ऐसा उन्होंने कंक्लूजन दी। तो इन्हीं कुछ रिसर्चेस के डेटा और उनकी फाइंडिंग्स के बेसिस पे मैं आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि वही हमारे पास सबसे सटीक, सबसे एक्यूरेट और सबसे बेटर तरीका है जानने का स्किज़ोफ्रेनिया की पेशेंट के लाइफ के बारे में, कि दुनिया भर के स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स की लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चलता है, किस तरह की प्रॉब्लम से वो जूझते हैं, ताकि आप अपने बारे में, अपने फैमिली मेंबर के बारे में जो इश्यूज चल रहे हैं उसके बारे में सही जानकारी भी ले पाए और सही जानकारी के साथ निर्णय ले पाए। अंधाधुंध अंदाजे से ना मैं जानकारी दूंगा और ना ही आप कोई डिसीजन लें, ऐसे करके हम नहीं चल सकते, क्योंकि ये जो जानकारी है ये काफी हद तक हमें एक प्रिडिक्शन पावर देती है। प्रिडिक्शन पावर का मतलब यह है कि हम बता सकते हैं कि इस पेशेंट की लाइफ में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होगा, ताकि उसी हिसाब से डिसीजन लिए जाए। एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन, सही तरीके से जानकारी के आधार पर लिया गया निर्णय ही आपको सही तरह से पेशेंट के लिए एक वेलबींग और बेटरमेंट को प्लान करने में हेल्प करेगा।
उसकी एक्टिविटीज, उसकी डे टू डे फंक्शनिंग को इंप्रूव करने में यही नॉलेज हेल्प करेगी। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ये जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर भी करें, बताएं दूसरे पेशेंट्स को, उनके फैमिली मेम्बर्स को, या दूसरे जो भी फोरम्स या कहीं भी आप हैं उनको ये जानकारी दें कि कैसे उनके लिए यूजफुल हो सकती है। और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है तो। धन्यवाद।